बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि मज़ार कायद बेहरमती मामले के ऊपर जो आर्मी की जानिब से IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फ़ौज की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मुकम्मल हुई है और उस पर एक्शंस हुए हैं। कुछ अफसरान को मुअत्तल किया गया है, उनकी ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि बिल्कुल जो ताज़ा तरीन खबर अभी सामने आई है कि 11 नवंबर को स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाए गए पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में जो सिक्योरिटी के मामले पर था उस पर PDM ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और न जाने का फैसला भी किया है। इसका भी जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो ने खिताब किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, और फिर जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ़ साहब वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तो इस मौजूदा हालात में और मौजूदा तनाजुर में क्या सूरत हाल बनने जा रही है इसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आज ज़ाहिर है इस इंक्वायरी रिपोर्ट का बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था और चूँकि आयद इस मुल्क के अहम इदारे पर ये इल्ज़ाम लगा था और रेंजर्स के हवाले से बात हुई थी तो उन्होंने बड़े कम वक्त में ये इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल की है और फिर एक्शन भी लिया गया है और ISPR ने इस पर फिर अपनी वजाहत भी दिया कि अवामी प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो रेंजर्स के लोग गए और गिरफ्तारी का मामला सामने आया। देखें जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब के पाक फ़ौज में एक चेन ऑफ कमान के तहत काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई इतनी बड़ी फ़ौज है, हर आदमी के हाथ में गन है, तो डिसिप्लिन में होता है और फ़ौज का अपना एक निज़ाम है ये सारा सिस्टम चलाने के लिए और उनका एहतसाब का भी अपना निज़ाम है और जो आदमी वहाँ गफलत करे उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी होता है। अब आप देखें कि जैसे कोई एक बात हुई, ये बात असल में उस वक्त हुई जब साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर साहब ने वहाँ नारेबाजी लगाई और कुछ लोग चले गए थाने में, बहुत उन्होंने एहतजाज किया, शोर किया, उस पर एक FIR दर्ज हुई। फिर वो FIR के हवाले से मरीम नवाज साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ पाक फ़ौज के सिपह सलार से मुतालबा किया था कि वो इंक्वायरी करें, तो उन्होंने इंक्वायरी करा दी और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है करा के उन्होंने जारी भी कर दी और बता भी दिया सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज का क्योंकि एक निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत हम सिस्टम चलता है, पूरा डिसिप्लिन होता है और जो लोग उसमें कोई लोग थे या कुछ उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना है उनको उहदों से हटा दिया गया है, ये भी बता दिया गया है ISPR के प्रेस रिलीज़ में। लेकिन मैं समझता हूँ इसी तरह का निज़ाम बाकी डिपार्टमेंट में भी होना चाहिए, बाकी अगर कहीं कोई गफलत होती है, बल्कि इस तरह का सिलसिला पॉलिटिकल पार्टियों में भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ करते रहते हैं वहाँ भी एक उन पार्टियों के अंदर भी एक एहतसाबी निज़ाम होना चाहिए ताकि हर आदमी जो है वो इसी तरह चीज़ें शफाफ होकर सामने आ जाएं, कोई मसाइल पैदा ना हो, कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये वजह ये है जी कि जब ये वाक़या हुआ और इसके बाद सिंध के पुलिस अफसरान जो हैं वो यके बाद दीगरे बहुत सारे जो हैं वो छुट्टी पे जाना शुरू हो गए और इससे बड़े मसाइल पैदा हो गए थे वहाँ और बज़ाहिर ऐसे लग रहा था जैसे दो इदारे जो हैं वो आमने सामने आपस में आ गए हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, तमाम इदारे जो रियासत पाकिस्तान के मतहत हैं और रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं और मैं समझता हूँ कि जी पाक फ़ौज जो है जो उसने बहुत शहादतें दी हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, इसी तरह पुलिस के जवानों ने भी, आप पुलिस के जवानों को भी देख लें कि उन्होंने भी बहुत जो है अपनी जानें कुर्बान की हैं। आए रोज़ कहीं ना कहीं उनका वो जो है ना पुलिस वालों को फटा हो जाता है किसी डाकू के साथ, तो कोई ना कोई नौजवान शहीद हो जाता है। ये आमना सामना रहता है। इस हवाले से मज़ीद भी आपकी राय लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं जनाब जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने का। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वाक़या हुआ, आज रिपोर्ट मुकम्मल हुई, एक्शन भी किया गया फ़ौज की जानिब से और फिर ISPR की जानिब से भी कहा गया कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका रवैया थोड़ा जज्बाती था, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ओवरऑल पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ तो चूँकि पब्लिक डोमेन में आ गई थी इसलिए आपने देखा कि वो इंक्वायरी का जो भी फाइंडिंग्स थी वो सामने ले आए। अदरवाइज आर्मी में ये बड़ा एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब भी कोई वाकया ऐसा होता है तो इंक्वायरी की जाती है और अगर इंक्वायरी में फाइंडिंग ये हो कि कोई जिम्मेदार है उसके आगे समरी ऑफ एविडेंस होती है, बाद का कोर्ट मार्शल होता है, लेकिन वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो इंस्टीट्यूशन का अपना ज़रूरी मामला है। तो ये आर्म फोर्सेस में ये चीज़ बहुत आम है, अकाउंटेबिलिटी, और मेरे ख्याल मुल्क की तरक्की के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के अच्छा होने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक, मेरिट पर सारे फैसले,
प्रमोशन, पोस्टिंग और दूसरी पेंशन, इंडक्शन, और दूसरी बात ये अकाउंटेबिलिटी कि जो गलत करे उसको सजा मिले, जो अच्छा काम करे उसको जजा भी दो। तो ये मामला है। बाकी जहां तक ये बात है कि पुलिस को भी कुछ करना चाहिए, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम जानते हैं कि बाकी इंस्टीट्यूशन का क्या हाल है। आपने देखा कि फौज ने अपनी इंक्वायरी करके कुछ गद्दारों को भी पकड़ लिया और बड़े आला ओहदों पर वो फाइज थे। फौज ने यहाँ तक किया कि एक दफा एक मेजर साहब ने अपनी जाती दुश्मनी निकाल कर किसी पर फायर किया, उसको फांसी की सजा दी गई। तो कोई और जरा मुझे आप इंस्टीट्यूशन दिखाए ना जिसने इस तरीके से अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की हो। तो इस आप ही के भाई हैं, ऊपर से नहीं उतरे, लेकिन ये है कि सिर्फ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और मेरिट, ये दो चीजें हैं जो कंपैरेटिवली स्पीकिंग जो आर्म फोर्सेज हैं उनको बाकी जो है इंस्टीट्यूशन उनसे मुमताज करता है। तो मेरी दुआ है, इस्तदा है कि बाकी लोग भी इसी तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन को चलाएं, तो ये मुल्क सोने का बन जाएगा। जनरल साहब, ये जब इस किस्म का ये जब वाकया हुआ कराची वाला, तो इसके बाद जो है वो जो लोग मुलव्वस थे तो उन पे तो अब इंक्वायरी हो गई और एक्शन भी होगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर सामाजिक राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं, इन पर जो एक तूफान बदतमीजी पूरी पाक फौज के खिलाफ हो रहा है, इससे जो नुकसान हुआ है इसका अजाला कैसे होगा? जी देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया में जो बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसीज है, यूके है, अमेरिका है, वहां पर अपने इदारों के खिलाफ, आर्म फोर्सेस के खिलाफ खासकर इस किस्म का रवैया बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं देते। आप उनके देखते रहते हैं, उसके टीवी प्रोग्राम, वो लोग किस तरीके से तौकीर करते हैं अपने इदारों की, ये भी है, और फिर उनको इजाजत भी नहीं है। हमारे यहाँ ये मैं समझता हूँ बड़ी गलत रीत है, और इसको जितनी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए बेहतर है। और इसमें अगर हुकूमत इसी को बाद औक़ात आपको पता है लोग बनाना स्टेट भी कहते हैं, उसकी वजह यह कि अगर किसी और कानून पर अमल दरामद हो रहा हो तो फिर तो आप ये सवाल पूछें कि इस पर क्यों नहीं हो रहा। बाकी कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसी तरीके से इस कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत काबिल अफसोस बात। जनरल साहब, आप जरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएंगे कि इसके बाद जो है ये आगे क्या होगा? ये जो लोग जो अपने जिम्मेदारियों से जिन लोगों को हटा दिया गया है, इनके खिलाफ फर्दर क्या हो सकता है? जरा क्या फौज का क्या तरीकाकार और प्रोसेस है, जरा आप बताएंगे हमारे नाजरीन को। जी, सबसे पहले तो यही होता है जिसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, जो कि अभी हो गई। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है फाइंडिंग, एक होती है रिकमेंडेशन। फाइंडिंग ये कि असल वाकयात हुए क्या, बिल्कुल सामने लाया जाता है। उसके बाद उसकी बुनियाद पर रिकमेंडेशन दी जाती है कि इनके साथ ये कार्रवाई होनी चाहिए। रिकमेंडेशन फौज ने नहीं बताई है, लेकिन फाइंडिंग्स उन्होंने बता दी है। ये रिकमेंडेशन शामिल है उसमें, क्योंकि नजर आ रही है, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरा इसका सेकंड स्टेप ये है कि एक चीज होती है समरी ऑफ एविडेंस, वो फिर इसी इंक्वायरी की को बुनियाद बनाकर और मुख्तलिफ गवाहान को बुलाकर ये चीज को बिल्कुल स्टैब्लिश कर लिया जाएगा कि जो इंक्वायरी की फाइंडिंग है वो वाकई खिलाफवर्जी है कानून की, और कौन से कानून की खिलाफवर्जी, यानी कि जो है मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ है उसकी किस शिक की खिलाफवर्जी है, उसमें फिर सजाएं लिखी होती है, उसके मुताबिक इन पर मुकदमा चल सकता है या समरी डिस्पोजल हो सकती है। दोनों केसेस में इनको सजाएं होंगी। तो 3 मरहले इसके हैं, अभी सिर्फ पहला मरहला हुआ है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिक्र करेंगे कि पीडीएम ने जो फैसला किया 11 नवंबर को स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाए गए पार्लिमानी लीडर के इजलास में अदम शिरकत का, उसका ज़रा जिक्र करते हैं। सजाद तरीन साहब, ये क्या मामला हो रहा है कि ये पीडीएम ने इनकार कर दिया? ज़ाहिर है चीफ आर्मी स्टाफ आएंगे, सिक्योरिटी मामलात हैं, उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मेरे ख्याल में ये नेशनल इशू है, इस पर अगर दावत दी गई है तो इस पे इनकार जो है उसकी क्या वजूहत आप समझते हैं? बजाते खुद ये इनकार कितना जस्टिफाइड है? देखें, बात ये है नकी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बात की है, लेकिन आपने आज खुद मेरे ख्याल में वो बात जो आप कहना चाह रहे थे वो आपने नहीं कही, क्योंकि आप अल्फाज से खेलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपसे जब गिलगित बल्तिस्तान पे ब्रीफिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी की, तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शिरकत नहीं की थी। ठीक है, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से ये क्वेश्चन किए गए सामने आया था, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए।
प्राइम मिनिस्टर साहब जब नहीं आए तो इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते ज़रूरी वहाँ जाना। ठीक है, अपोजिशन के लोग सारे आए। जब अपोजिशन के लोग सारे आए और प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क की फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, जो पूरा मुल्क चला रहे हैं, कल अगर हमारी इंडिया से अल्लाह न करे जंग शुरू हो जाए और वहाँ जो एटम बम फेंकने का फ़ैसला है वो प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में किया जाएगा। ये नहीं है कि कोई अपोजिशन लीडर के कहने पे वो किया जाएगा कि अपोजिशन लीडर कल को कहें या अपोजिशन के सारे लीडर ये कहेंगे जी इंडिया पे बम फेंक दो, ये फेंक दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा कश्मीर के इशू पर बहुत ज़्यादा तलखी हुई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने असम्बली में आके ये कहा कि क्या हम हमला कर दें इंडिया पर। तो इसका फैसला अपोजिशन ने नहीं करना, इसका फैसला करना होता है हुकूमत ने। मेरे ख्याल में ये बस एक जुमला, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं आती ऐसी तो इसी वजह से अपोजिशन जो है वो फिर शिरकत नहीं करती। अच्छा, ये उसके रिएक्शन में हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है एनपी के रहनुमा भी है, मारूफ शख्सियत है जनाब जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। ये आज पीडीएम की जानिब से ये फैसला सामने आया, पीडीएम के सेक्रेटरी इत्तलात इफ्तिखार हसन साहब ने तस्दीक भी कर दी है। ये जो सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग होने जा रही थी, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इन्वाइट किया गया था, उसमें क्या वजह है कि इनकार कर दिया गया पीडीएम की जानिब से कि वो शिरकत नहीं करेंगे? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती है कि स्पीकर को ये क्या इख्तियार है कि उसने सिक्योरिटी पे मीटिंग बुलाने। सिक्योरिटी पे मीटिंग बुलाना तो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो होते हैं। स्पीकर तो एक गैर जानबदार शख्सियत होता है और उसने असम्बली को चलाना होता है और कानून साजी में मदद करनी होती है। लेकिन बदकिस्मत ये जो हमारा स्पीकर है इस वक्त, ये बेचारा ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि वो इमरान खान का ज़ाती मुलाजिम है। और वो जब भी ये इससे पहले कितनी भी मीटिंग्स बुलाई, आपने देखा कि जब भी अपोजिशन की मीटिंग्स बुलाई उसमें बात हुई तो उसमें ये बात हो गई कि जी वो तो एनआरओ मांगने आए थे और फिर कागज़ लहराते रहते हैं, गालियाँ निकालते रहते हैं। तो पीडीएम का एक अच्छा ये फैसला है और ये लीडरशिप का फैसला है कि हम आइंदा के लिए, और ये उनसे पहले ये फैसला किया था कि हम आइंदा के लिए इनकी मीटिंग्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सीरियस नहीं है, ये कानून साजी करना नहीं चाहती, ये मुल्क की भलाई करना नहीं चाहती है, मईशत तबाही की तरफ जा रहे। और इमरान खान जब भी स्टेज पे खड़े होते हैं वो गाली निकालते हैं। उसके लोगों को देखो कि वो हर एक जो पता नहीं कहाँ से स्पोक्समैन मंगवा के लाए हैं और वो सुबह से शाम तक गालियां गलोच करते हैं अपोजिशन को। तो मेरे ख्याल में ऐसे में तो जमहूरियत नहीं चलती है, ऐसे में असम्बलियाँ नहीं चलती। इसमें ये खुद नुकसान डेमोक्रेसी का होता है इस वजह से, क्योंकि पार्लियामेंट होते हैं इसके लिए और स्पीकर का गैर जानबदार बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पीकर सबके स्पीकर होता है, वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, बल्कि जब भी वो कुर्सी पे बैठता है तो वो कहता है कि जी अभी मेरे पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं असेंबली को चलाना है। तो मेरे जाहिद खान साहब आप ये बताएं कि जिस नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर शिरकत नहीं करते, उस कमेटी और वो सारी ब्रीफिंग की और वो नेशनल सिक्योरिटी के जमा होने की उसकी क्या अहमियत रह जाती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं जब वो ही नहीं आते? देखिए, यही तो मैं, आपने बिल्कुल सही उसका किया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का काम होता है नेशनल सिक्योरिटी को देखना, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त मुल्क का वो होता है, उसने चलाना होता है। वो चाहे नेशन एक्शन प्लान पे हो, चाहे और दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे किसी और मुल्क के साथ कोई सिक्योरिटी मामला हो या अंदरूनी हो, तो ये सब पे काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। ये प्राइम मिनिस्टर ने अजीब सा काम पकड़ा हुआ है कि अगर कश्मीर पे बात होगी तो वो भी आर्मी चीफ जाएगा, वो अपोजिशन को ब्रीफिंग देगा, या कोई और इशू पे जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसमें पे होगा, बेशक वो बैठे हों। आपको याद होगा कि 2011 में जब उसका वाकया हुआ ओसामा बिन लादेन का, तो यही आर्मी चीफ था और आईएसआई की चीफ था और सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब हम बैठे हुए थे, जॉइंट सेशन में आए थे और ये सब कुछ सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी हो रही थी और 2-3 दिन वो चला था और उसमें क्वेश्चंस भी हो रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बैठा हुआ था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तो जिम्मेवारी होती है, उसके 2 जिम्मेवारियां होती है, एक तो स्टेट की भी जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है, फिर असेंबली की डेमोक्रेसी की भी उसकी जिम्मेवारी होती है, जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं उसकी नुमाइंदगी भी वो करता है। तो 2 जिम्मेवारी उसके ऊपर होते हैं और सबसे बड़ा जिम्मेवार आदमी इस वक्त जो मुल्क का होता है वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि हमारी जो
पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में उसमें सारी इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास है, सदर के पास भी कुछ नहीं होते, किसी और के पास भी कुछ नहीं। जाहिद खान साहब आप ये बताएं, ये जो डेडलॉक पैदा हो गया है, इस डेडलॉक नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर भी डेडलॉक पैदा हो गया है, इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। देखिए जी, ये सारे तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? नेशनल सिक्योरिटी का मामले की जिम्मेवारी किसकी है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर की नहीं है? अगर ये प्राइम मिनिस्टर की वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं तो फिर तो आप अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज है, फिर यही तो कह सकते हैं। आप सही कह रहे हो कि इस पर डेडलॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन डेडलॉक हुकूमत की तरफ से है, अपोजिशन की तरफ से नहीं है। क्योंकि अपोजिशन को जब भी अपोजिशन ने कोई अच्छा काम किया उसको डच किया और उसको फिर उसके ऊपर फिर इल्जामात भी लगा दी, बोछाड़ भी दे, कीचड़ भी डाला कि वो इसके लिए आई थी, इसलिए इसने प्लान जो कानून साजी थी उसमें जो इसने शिरकत की वो इस वजह से की कि वो एनआरओ मांग रही थी। तो जब ये बातें करेंगे प्राइम मिनिस्टर तो यार फिर कैसे अपोजिशन जाके उनके साथ बैठेगा? अब उसकी जिम्मेवारी जो भी हो, इस मुल्क की जो भी इस वक्त जिम्मेवारी होगी, वो तो आपको पता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है उसकी जिम्मेवारी, उस पार्टी की जिम्मेवारी हुकूमत उन्हीं की है, तो जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेवारी उन्हीं की होगी, अपोजिशन की तो नहीं होती है। तो जाहिद खान साहब, अगर क्या इसी हवाले से आपसे सवाल है कि जिस तरह से आप ये शिकवा कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, क्या उसके जवाब में भी उसी नौयत का रिएक्शन आप दे रहे हैं? अपोजिशन की जानिब से सामने आ रहा है कि सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, वो सिर्फ जिम्मेदारी उस पर नहीं, अपोजिशन जमातों पर भी उतनी है, कौम सबकी साझी होती है। तो क्या इन रिस्पांस भी आपको भी यही करना चाहिए कि आप भी अदम शिरकत करें, हालांकि इसी बुनियाद पर आप शिकवा कर रहे हो कि वो वज़ीर आज़म नहीं आते? एहतिजाज साहब, देखिए मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जिम्मेवारी प्राइम मिनिस्टर की है, ये किसी और की नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ों से मुबरा है, जब प्राइम मिनिस्टर ये समझते नहीं कि उसकी इस मुल्क को चलाने की जिम्मेवारी है, इसकी नेशनल सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी उनकी है, और वो ये बात नहीं करता है। अपोजिशन ये 2-2.5 साल अपोजिशन आप देखकर गालम गलूच पे आवाम उसको देते हैं अपोजिशन को, कि अपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। महंगाई उरूज पे है, आपकी मैशत बैठ रही है, आपके आवाम की बात कोई न सुनती है, न पार्लियामेंट के अंदर बात होती है। पार्लियामेंट के अंदर 2-3 लोग रखे हुए हैं, जब भी इजलास शुरू होता है वो गालम गलोच शुरू कर देते हैं। इजलास आज तक ये 2-2.5 साल में मुझे इस पार्लियामेंट के जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसकी कारकर्दगी बताओ ना, क्या कारकर्दगी है? क्योंकि ये अहमियत ही नहीं दे रहे, ये इसको मान ही नहीं रहे। खुद तो उसी से प्राइम मिनिस्टर तो बना हुआ है, लेकिन वो इसको नहीं मानते हैं, और जब उसको नहीं मानेगा तो उसकी खराबियां ये पैदा हो रही है जो आप कह रहे। नेशनल सिक्योरिटी पे उसका काम नहीं है, स्पीकर का काम नहीं है। स्पीकर तो असेंबली चलाने का काम है, कानून साजी का काम है। इसी बुनियाद पर ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन है, ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन है कि स्पीकर तंग आ गई जंग अहमद, वो जो जितने भी अभी कानून साजियां हुई पीछे, और ये इसी स्पीकर के कमरे में हुई, तो वो इमरान खान हमेशा के लिए उसके लोग कागज़ें पाड़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम जिक्र करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के जो सरबराह काउंसिल का इजलास था, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक खिताब किया है। ज़ियाद साहब, आज जो खिताब किया हमारे वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कोरोना के हवाले से भी बात की, दीगर अवामिल का भी जिक्र किया। यकीनी तौर पर यह दुनिया का एक बड़ा मामला है, मगर ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, आपके इल्म में है ये क्यों वजूद में आई और इस पर कौन से ममालिक हैं और किस वजह से ये इजलास होते हैं? उसमें अफ़गानिस्तान को भी फोकस किया गया हमारी जानिब से, और पाकिस्तान का ज़ाहिर है ये एक बड़ा मेन कंसर्न था। तो उसमें ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जब ये बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अमन के लिए हमने कोशिशें की, हम अमेरिका तालिबान को एक मेज़ पर लेकर आए, और हमारी कोशिश है कि खित्ते में अमन बरकरार हो, तमाम ममालिक को मुश्तरका काविश करनी चाहिए। ये तो था उनके खिताब का एक खुलासा। आप क्या समझते हैं कि इस तनाजुर में ये तमाम ममालिक और शंघाई ताउन तंजीम क्या कुछ कर सकती है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये सारी तंजीमें इस वक्त जो दुनिया भर में ममालिक की हैं हमारी, वो कोरोना आने के बाद वो पूरी दुनिया अथल पथल हो गई है। पूरी दुनिया की जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब हो गई है। ख़ुद अमेरिका में देखें बेरोज़गारी बढ़ गई है, और ट्रंप की जो शिकस्त की जो वजूहत आ रही हैं, जो जायज़े आ रहे हैं, अब आप वो देखें। मैं मतलब कल एक अमेरिकन अखबार में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें कोरोना की बहुत ज़्यादा जो है लोग उससे मुतासर हुए हैं और परेशान हुए हैं। अमेरिका जैसा मुल्क
तो जहाँ अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो उसके लोग परेशान हुए हैं, तो पाकिस्तान तो फिर उसकी जगह पे बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कोरोना ने पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको नुकसान पहुँचाया है, और ना सिर्फ नुकसान पहुँचाया है, उसमें मसाइल बढ़े हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और ख़ास तौर पर जो हमारे जैसे ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहाँ कोरोना की बात की, वहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत की अचीवमेंट्स भी उनको बताई कि हम क्या कर रहे हैं। मज़हब के नाम पर पाकिस्तान में जो कुछ होता उन पर भी उन्होंने काम कानून साजी हमने की। फिर उन्होंने ये कोरोना के हवाले से बताया, फिर उन्होंने तालिबान के हवाले से बताया। ये सारी बातें उन्होंने बताई दुनिया को, ताकि हम ये बता सकें। मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दुनिया को ये बताया है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पे जो इल्ज़ामात या हमारे बारे में दुनिया की जो राय या जो कुछ कहा जाता है उसको गलत साबित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत की पूरे वो इक़दामात बताए हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया को ये बताया और उनके सामने सारी इशू डिस्कस किए, सारी चीज़ें रखी हैं कि हम अमन चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन का जो है दाई रहा है, अमन का ख्वाहिशमंद रहा है। और ये सारे इश्यूज जो हैं, मतलब कुछ लोग अब ये भी मतलब एतराज़ उठाएंगे अपोजिशन वाले कि प्राइम मिनिस्टर ने सारी बातें की, उसमें कश्मीर को भी टच देते और भी देते, लेकिन कुछ फोरम ऐसे होती हैं कि जहाँ एक ख़ास गुफ्तगू की जाती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने की है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। इसमें ममालिक भी वो है ना जो अफगानिस्तान में एक बड़े स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, इस खित्ते के बहरहाल एक अहम हिस्सेदार है वो। देखें, बात यह है कि हमने तो नकी साहब बार बार ये कहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में उसका बहुत फ़ायदा होगा, और हमेशा हमने ये ख्वाहिश की और हमने भरपूर कोशिशें की और यही दुनिया को हमने बताया है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब बहुत अच्छा था और दुनिया को ये पता चला है कि हम खित्ते के लिए क्या करना चाहते हैं और हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। चले, इसी के साथ साथ चूँकि ये एक जानिब ये इजलास था और दूसरी अहम, आप हमेशा ये बात करते हैं और एक हवाले के साथ आप हमेशा ये बात करते हैं कि हम ये देखते हैं जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बात हो तो आप कहते होते हैं कि हम साए नहीं बदले जा सकते। मैं अब आपके इल्म में है कि ईरान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने आने से पहले ट्वीट भी किया, पाकिस्तान के लिए जो हमारे शायर मशरिक़ हैं उसके शेर को भी उन्होंने ट्वीट किया और उनकी बड़ी तारीफ़ की, दोनों ममालिक के हवाले से तारीफ़ की। आप क्या समझते हैं ये दौरा क्या असरात मुरतब कर सकता है, बिलखसूस इस तनाजुर में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला, उनके ताल्लुकात, फिर अमेरिका इंडिया मुआहदा और फिर इंडिया से जो है ख़ुद इंडिया को ईरान ने अपनी बंदरगाहों से हटाया और कुछ मुआहदे मुअत्तल किए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि सर पहला मसला तो ये है कि सबसे पहले ईरान ने जो हमारा कश्मीर पे साथ दिया वो दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर हमारे अरब ममालिक और सऊदी अरब, जिनके लिए हम हर वक्त जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं और हर किस्म की बात करते हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उस तरह जिससे हम उनसे तवक्को रख रहे थे। तो पाकिस्तान में कुछ लोगों की ज़रा उम्मीदें जो है ना वो कम हुई हैं कि भाई हम मुसलमानों की बात हो, सऊदी अरब की बात हो, हमेशा हम फोर फ्रंट पे खड़े रहते हैं। लेकिन जब कश्मीर की बात हुई और कश्मीर इशू पे बात हुई और इंडिया ने जो कुछ किया उस पर नहीं, लेकिन ईरान ने हमारा बहुत साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि ईरान ने जो अपना चाबहार से जो इंडिया से अपने सी पोर्ट वापस लिए हैं उसकी बुनियादी वजह के पीछे वो कश्मीर था, कश्मीर इशू था और उसकी वजह से उनके ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं होते। उसके बाद उन्होंने वहाँ से उसको चलता कर दिया। अब जो बाइडन आ गए, ऑयल का एग्रीमेंट था वो भी मुअत्तल किया और उधर आ गए हैं जो बाइडन ने अपने, आपको याद होगा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मतलब 20वीं मरतबा ये कहा और आखिरी मरतबा भी उसने ये कहा था, जब आखिरी उसकी स्पीच थी तो उसने ये कहा था कि जब मैं आऊँगा तो सबसे पहले हम यही करेंगे। दो बात उन्होंने, एक तो पेरिस मुआहदा जो हुआ है फ्रांस वाला वो, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ जो हुआ है जो हम उसमें वापस आएंगे, जो प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो बाइडन का वहाँ आ जाना और फिर ये कहना, फिर उनका जवाद नज़ीर साहब का पाकिस्तान में आना, ज़रीफ़ साहब का पाकिस्तान में आना, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खित्ते में जो नई तब्दीलियाँ होंगी, जो नई सूरत हाल बनेगी, क्योंकि अब जो बाइडन जो है वो ट्रंप की पॉलिसी नहीं लेके आएगा, एक नई पॉलिसियों के साथ आएगा। वो उन्होंने बताए हुए सारी चीज़ें। और फिर मेरे ख्याल में जो वहाँ की अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद उस तरह नहीं चाहती कि भाई सारा अफगानिस्तान छोड़ के हम चले जाएं, तो वहाँ वो रहना चाहते हैं। ट्रंप क्योंकि एक ऐसे आए थे कि जैसे मतलब मौला जट स्टाइल में कि ये भी वापस कर देंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और शायद ट्रंप भी इस तरह कह सकते थे
तो उन्होंने किया, लेकिन वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाहती। तो मेरे ख्याल में क्योंकि खित्ते की सूरत हाल है, ये बहुत अहम टूर है और बड़ी अहम बातचीत होगी। पाकिस्तान के हवाले से बात होगी, कश्मीर के हवाले से बात होगी, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात होगी, ईरान के हवाले से बात होगी। फिर ईरान से अगर पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं, ये माहदे से वापस आते हैं, तो फिर ख़त्े में एक नई सूरत हाल बनेगी। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में फ्यूचर का जो मुस्तकबिल है हमारा, वो उसमें डिस्कस होगा। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा दौरा है और इसकी टाइमिंग बहुत अहम है जी। सिक्योरिटी और जो रिलेशंस है उसका, जैसे अभी आप जिक्र किया, ट्रेड के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है आपके इल्म में है? जब ये पाबंदियाँ हटती है तो एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा था जो डिलेड रहा और फिर अमेरिका के प्रेशर पे रहा, उसमें भी कुछ हो सकती है? मैं समझता हूँ उसमें भी यकीनन पेशरफ्त होगी और बाकी और तिजारत जो है हमारे ईरान के साथ, उसमें भी यकीनन पेशरफ्त होगी। और क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट का आना जाना बहुत ईजी है, बजाय इसके कहीं और से हम तेल ख़रीदें और वो आए और टाइम हो। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक मौका है कि अगर ईरान से पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं और उसके बाद उनकी तिजारत जो है आज़ादाना तिजारत बहाल होती है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा जी। अच्छा, ये तो एक मामला हुआ। अब चूँकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम के करीब है और आज आपको पता है काबीना में भी कुछ अहम फैसले हुए। कोरोना के हवाले से शिबली फराज साहब ने ब्रीफिंग दी है, मेरे ख्याल में पूरी कौम जानती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपके इल्म में हम किसानों और मज़दूरों की बात करते हैं, उसमें जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस है, जिस पे हमने एक पूरा प्रोग्राम पहले कर चुके हुए हैं, उसमें सर आज हुकूमत ने एक बहुत बड़ा सखावत का मुजाहरा किया है। आपके इल्म में वो जो एक किसान बेचारा शहादत भी दे चुका है इस ज़िमन में, स्पोर्ट प्राइस के चक्कर में, वो लाहौर में एक किसान, पुलिस का तशद्दुद उनका ये कहना है कि मारा गया है। उस कुर्बानी का खून जो है ना, वो ये रंग लाया है कि 50 रुपये बढ़ा दिए गए। पहले 1600 रुपये फ़ी मंथ थी, अब 1650 रुपये हुकूमत ने कहा है कि हम कर देते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, आप देखिएगा कि जैसे ही गंदम की कटाई शुरू होगी, उसके कुछ अरसे बाद, जैसे पिछले साल हुआ है, कुछ अरसे बाद मुल्क में गंदम का फिर बहरान पैदा हो जाएगा। क्योंकि अब जो किसान है वो बड़ा मायूस है इस हुकूमत से। बदकिस्मती से ये जब से PTI की हुकूमत आई है, इन्होंने बड़े बड़े नारे लगाए थे, 22 साल हुकूमत, होमवर्क किया, लेकिन मजदूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है, यहाँ का मेहनत कश भी परेशान है। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि गंदम की जो कीमत है कम से कम 2000 करेंगे, इन्होंने नहीं की, तो किसानों में इससे बहुत मायूसी फैलेगी, मजीद तशवीश फैलेगी। यकीनी तौर पर गंदम तो मौजूद है, अब खरीदार मौजूद नहीं है, किसान जाए तो जाए कहाँ, ये एक आज का बड़ा अहम मामला है। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।